वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम 2024 अगले 2 माह में आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म आप भर रहे हैं और इस परीक्षा की तैयारियों में आप इस समय जुटे हुए हैं। कल मैंने आपको एक प्लानिंग के तहत एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिससे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की दोनों तैयारियों पर हम लोग एक बेहतर प्रिपरेशन प्लान कर सकें। ग्रुप सी का स्टैंडर्ड और ग्रुप डी का स्टैंडर्ड एनटीए के आ जाने की वजह से पेपर का स्तर बढ़ा है। प्रश्न परीक्षा में घुमा करके आपको दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले पेपर अवेयरनेस होना जरूरी है, पेपर की जानकारी होना जरूरी है, किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले हैं। ऐसे ही प्लानिंग के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो जो मैंने 4-5 स्टेप्स आपको बताए थे कि मैं आपकी परीक्षाओं की तैयारी में PYQ शामिल करूँगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक को उठाते हुए उस पर एक डिस्कशंस कॉन्सेप्ट के आधार पर करके उस पर रिलेटेड रिलेवेंट प्रश्नों को प्रोवाइड करूँगा। आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करके कुछ मैराथन अलग अलग टॉपिक्स का लेकर के शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से और कुछ प्रैक्टिसेस के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारियों को पूर्ण करूंगा। PYQ का पहला सेशन मैं ले रहा हूं। ग्रुप सी की परीक्षा जो पिछली बार हुई थी 18 दिसंबर 2022 को, उसको मैं 2 भागों में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि छोटा छोटा सेशंस करके आप जल्दी से चीज़ों को कवर करें और स्मार्ट तरीके से आप हर चीज़ को अच्छे से ग्रैप्स कर सकें। तो पहला भाग यहाँ पर जो शुरुआत के प्रश्न थे उनको मैं आपको कवर करा रहा हूँ। एक सीक्वेंस से आप कवर करते चलिए। डेली वीडियोस के लिए भी आप लोग जुड़े रहें जिससे कि यह कनेक्टिविटी बनी रहे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे मोटिवेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स का दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन किए रहे जिससे कि किसी भी कनेक्टिविटी में किसी भी प्लानिंग में आप मेरे साथ बन सके और हमारा भी मोटिवेशन आपके साथ बना रहे। तो देर न करते हुए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है रिकरिंग को लेकर के। मैंने अभी एक पब्लिक सेशंस लिया था जिसमें आवर्ती भिन्नों को लेकर के लगभग हर डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड किया था। जब भी कभी इस तरह के प्रश्न मिले जैसे 0.47777777 इस प्रकार से टर्म्स हैं जो कि टिल द इनफिनाइट तक मूव किए हैं, इसको हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग। और इस मिक्स्ड रिकरिंग को हम लोग क्यों मिक्स्ड रिकरिंग कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जो विदाउट बार होते हैं और कुछ पद होते हैं जो विद बार होते हैं। हम इसको प्रेजेंट करें पहले रिकरिंग के फॉर्म में तो कुछ ऐसे इसको लिख करके मैं दिखा सकता हूँ। 0.4 रहेगा और 7-7 का रिपीटिशन अनंत तक है, 7 के ऊपर बार होगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको भिन्न में अर्थात टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में लिखने के लिए, अब फिलहाल टर्मिनेटिंग तो कह नहीं सकते शांत, जो आवर्ती भिन्न होते हैं सबके सब अशांत तो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको क्या बोलिए? रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग। और इस रिकरिंग को हम लोग जब प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसके लिए मैं आपको एक रूल इसका प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको लिखिएगा और आई होप आप सबको पता होगा। 0 पॉइंट अगर P Q के ऊपर बार है, इसको हम क्या लिखेंगे? PQ माइनस P। दरअसल पूरे नंबर को लिख करके उस पद को घटाया जाता है जो विदाउट बार होता है। नीचे जाते हैं, जिसके ऊपर बार होता है उतनी बार 9 और जितने पदों के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0। तो PQ माइनस P डिवाइड बाई 90, दिस विल द वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पूरा 47 लिखा, उसमें से 4 घटाया, डिवाइड बाई 1 बार 9 लिखा, 1 बार 0 लिखा। 47 में से 4 निकलेगा 43 होगा और नीचे हमने लिखा 90। 43/90 यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन और हम लोग इस प्रश्न का सही हल पहले ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं और यह क्वेश्चन अगर देखो तो आप जो है CDS से रिलेट करिए। CDS एग्जाम का क्वेश्चन है। NTA का पेपर काफ़ी कुछ CDS से कनेक्ट करता है और एक शानदार सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ट्रायंगल इन्वॉल्व है, इसमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अगर हमने सही से ज्योमेट्री पढ़ी है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। मैं आपको इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि आज का जब वीडियो एंड करूंगा तो आप इन तक देखिएगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि अगले कुछ दिनों में मैं आपको इनसे रिलेटेड 2 टॉपिक ऐसे कवर कर दूंगा जो इस परीक्षा में आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस पेपर पैटर्न पे आपको ऐसे 2 टॉपिक जिन पर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, जैसे आपने पहला ही क्वेश्चन अभी पढ़ा जिसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, उस पर रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिससे कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इस पे जो अभी आप ट्रायंगल ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी मैं स्पेसिफिक, क्योंकि इसको एक साथ तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके स्पेसिफिक अलग अलग पार्ट जैसे कि पैलिज्म का कॉन्सेप्ट, जैसे कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट, ये सारे पर अलग अलग कुछ सेपरेट छोटे छोटे वीडियोस जो आपको इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते दिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। दिए गए आरेख में मतलब डायग्राम है ABC एक असमद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जनरली किसी त्रिभुज में असमद्विबाहु नहीं लिखा जाता है, समद्विबाहु लिखा जाता है। समद्विबाहु का मतलब होता है अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल
जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण आप सबको पता है राइट एंगल होता है, एक मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वह राइट एंगल है। तो एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, आप देख पा रहे हैं। और कोण कहाँ पर समकोण है, देखिए लिखा भी है बी पर समकोण है। अगर इसको हम ऐसे फिगर कंसीडर करें ओवरऑल तो यह बी पर क्या है, समकोण है। अब आगे देखिए एक्टिविटी में क्या बोला है, कैसे क्या करना है। यदि पी क्यू क्या है, दिस लेंथ ए है पी क्यू और बी एम समांतर हैं, दिस वन पी क्यू और बी एम क्या है, समांतर है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे दो रेखाएं अगर समांतर हैं, ये इसके समांतर है, एक रेखा ऐसे तिर्यक काटती है, तो कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले तो यह इसके इक्वल होगा और यह इसके इक्वल होगा, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। उसके अलावा इस रेखा के इस हिस्से पर जो कोण होगा वही यहाँ होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाता है। इस रेखा के निचले हिस्से पर जो होगा वह इसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। सेम यह इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट कहलाता है। और यह इसके बराबर यह होगा, उसी तरह से इसके बराबर यह होगा। ये चीजें हमको जान लेना जरूरी होता है जब भी हम कभी दो लाइंस को पैरेलल कंसीडर करें। जैसे इसमें भी आप पैरेलल देख रहे हैं तो कई चीजें इसमें कनेक्ट करेंगी। जैसे क्या, ये जो कोण है, ये कोण आप मान लो यह कोण इस लाइन के, भाई अगर हम ऐसे इसका मूवमेंट ऐसे सोचे, इसका भी मूवमेंट ऐसे सोचे, तो दो समांतर रेखाएं थी, क्लियर हो गई बातें। अब यहां पर अगर दो समांतर रेखाएं थी, हम इनके कोणों की बात करें, क्योंकि इस रेखा का इस रेखा से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर एक कनेक्टिविटी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे क्या, कि जो ए एंगल होगा, ए एंगल आप इसको थोड़ा सोचिए पहले क्या हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्लान करिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा 90 है। अच्छा हाँ, पहले इसके पहले भी आप प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न की डिमांड क्या है, कहना क्या चाहता है। इसमें कहा समांतर के बाद बी एम इज इक्वल टू ए एम है। एक जानकारी दे दिया कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। करेक्ट हो गई बातें। एक चीज हम समझ सकते हैं, दो रेखाएं समांतर थी और यह रेखा ऐसे तिर्यक इसको प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे इसमें यहां पर प्रतिच्छेद किया है। तो लाइन के हिस्से को समझिए कि कौन किसके इक्वल हो सकता है, कौन किसके साथ इक्वेट करा जा सकता है। जैसे इस लाइन को ऐसे क्रॉस करिए, तो इस लाइन को ऐसे, मतलब ये लाइन ऐसे पैरेलल बढ़ी, ये लाइन ऐसे पैरेलल बढ़ी, हमने ऐसे सोच लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाए, बाकी त्रिभुज के नियम अभी काम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इक्वलिटी थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं कि इस लाइन को अगर हम इसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर यह कोण बनेगा और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। देखते चलिए कौन को किसके साथ यहाँ पर इक्वलिटी में जा रहा है। और साथ साथ अगर इसकी बात करें, इस लाइन के निचले हिस्से में जो कोण है, इस लाइन के निचले हिस्से में उस कोण के बराबर होगा। अर्थात अगर हमने यहाँ पर x कंसीडर किया, दिस विल आल्सो x। हम इधर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रश्न में देखा, इसने हमसे कहा कि CPQ कहाँ दिख रहा है, CPQ मतलब यही वैल्यू जिसको मैंने x माना, क्योंकि मुझे इसी को फाइनली प्लान करना है। यह किसके इक्वल होगा, यह BAM के इक्वल होगा, ABM के इक्वल होगा, PCQ के इक्वल होगा, CPQ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आइए प्लान करते हैं और सारे कोणों को समझ लीजिए कौन कहाँ है। जैसे BAM बोलेगा तो यह BAM तो यह है। जैसे ABM बोलेगा तो ABM तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ, अच्छा हाँ, ABM भी प्लान कर सकते हैं, यह एंगल। कुछ लोग तो ABM पर भी जा सकते हैं, उनके दिमाग में चलेगा। जबकि ध्यान देना, यह कोण इस लाइन के निचले हिस्से में है, तो यह कोण भी इस लाइन के निचले हिस्से में, नहीं सोच सकते आप ABM को। करेक्ट है। और इसका रिलेशन इसके साथ है, तो बिल्कुल आप मत सोचिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। PCQ पर हम सोच सकते हैं, मतलब इसके साथ सोचा जा सकता है, हो सकता है PCQ के इक्वल हो जाए। अगला CQP मतलब इसके साथ। अब किसके साथ कनेक्ट होगा, इसके लिए मैं कुछ प्लानिंग आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप इतना बताइए, आपने इसको क्या माना, x, और पूरा क्या था 90, क्या 90 - x होना तय, यस। और अगर ये 90 - x तय है तो भैया ये मैं भी एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये भी 90 - x होगा। बोलो होगा कि नहीं, यस। क्यों होगा बताइए, इसलिए क्योंकि ये दोनों रेखाएं इक्वल थी और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट लाइंस इक्वल होती हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल्स होते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। करेक्ट है। अब आगे देखिएगा, और त्रिभुज में अगर चले हम पूरे त्रिभुज की बात कर दें, तो मैं आपको बता दूं, अगर यह कोण, ये कोण देखो कितना है, 90 है, तो लिख सकता हूं कि BAM मतलब दिस एंगल प्लस PCQ जिसकी जरूरत है अपने को, बराबर बोलिए कितना, 90 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतना 90 है और यह कोण भी तो जोड़ के 90 होगा। समकोण त्रिभुज बनेगा, भले उसको किसी नाम से आप बुलाओ,
समकोण त्रिभुज बनेगा तो एक कोण अगर 90 है तो बचे दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब सुनिए, BAM आपका क्लियर है 90 - x, सही है, प्लस PCQ, PCQ की ही जरूरत है, PCQ ऐसे लिख दो ना, PCQ बराबर आपने कितना लिखा 90, सही है। अब सुनिए, 90 से कैंसिल, x उधर करिए, x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 - x, तो 90 - x प्लस PCQ यहाँ पर है ना अपने पास, तो x अगर उधर कर दो तो एंगल PCQ की इक्वल हो गया, मतलब यही x इसके बराबर है कि नहीं है, यस है। अगर x के इक्वल है तो इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि QCP, या हम ऐसे लिखें, मतलब ये जो वैल्यू है, देखिए ध्यान से, आपसे किससे पूछा था, CPQ, मतलब CPQ ये जो हमने x माना था यह इक्वल है एंगल PCQ के, करेक्ट है। तो आपसे CPQ पूछा था तो मैं कह रहा हूं PCQ के इक्वल है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट सोल्यूशन। बहुत लोग इसमें गलत करेंगे, और थोड़ा सा अगर आपने सिंसियरिटी दिखाई, समझा होगा, इस प्रश्न में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, समझ में चीजें आपको आ जाएगी। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आइए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे तो ऐसे प्रश्न फेस करने को मिलते थे। मैं अपनी बताऊं मैं कैसे करता था। मैं उस समय मानता था, ये आपको पता है ना, दो चरों आधारित रैखिक समीकरण है, मैं मानता था लेट यदि x प्लस वाई इजिकल टू को मैं ए मानता था, x माइनस वाई इजिकल टू को बी मानता था, और उसी आधार पर समीकरण बनाता। 30 बटा मैं ए करता, ठीक है, 44 बटा मैं बी करता। अगर मुझे करना होता जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता, बराबर 10 करता, 40 बटा ए करता, नहीं मैं उल्टा लिख रहा हूं क्योंकि मैंने x प्लस वाई को ए माना है और x माइनस वाई को बी माना है, तो चाहे थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए। अगर ऐसे लिख लिया हम लोगों ने तो यहाँ पर इसको हम b कर दें और इसको हम a कर दें, जैसा लिख रहा हूँ उसी हिसाब से, और इधर 55 बटा मैं क्या करता, b करता, बराबर 10। अब एलिमिनेशन, विलोपन विधि जो भी लगाना होता, काटने पीटने की स्थिति सेट करनी होती, करता, बट ए टाइम टेकन प्रोसेस। अगर हम करते, ए का मान निकलता, फिर वहाँ सब्स्टिट्यूट करते एक्स वाई का मान, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रश्न देखिए, ऐसे में मैं आपको बताऊं, आप कुछ मानो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ, जैसे यहाँ पर 30 है, ये 44 है, नीचे x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, ऐसा कुछ सोचो ना x प्लस वाई को, जिससे कि 44 कट जाए। बहुत आसान है, 4 से कटेगा, 11 से कटेगा। 4 से काटना थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि 11 आएगा, मैं कहता हूँ चलो हम इसको 11 मान लेते हैं। अगर आपने x प्लस वाई को 11 मान लिया तो यहाँ रखोगे 11, 11 चौके 44, 4 बना, और क्या जोड़ दो कि 10 आ जाए, 6 जोड़ दो। 6 कैसे आएगा, अगर नीचे 5 कर दूं, 5 से इसको डिवाइड करें, 6 हो गया। इसका मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5। देखिए तय हो गया कि नहीं, x प्लस वाई 5 11 है, x माइनस वाई 5 है। हमसे x इंटू वाई पूछा है, जब भी कभी दो पद, भाई ये चीज यहीं से जस्टिफाइड नहीं, यहां भी होनी चाहिए। देखो हो रहा है कि नहीं, अगर आपने इसको 11 माना है तो 11 पचे 55, इसको आपने 5 माना है तो 5 अठे 40, 8 5 देखिए 13, मैच कर रहा है, एकदम अपनी चीजें संतुष्ट कर रही हैं। चलिए अब आपको x इंटू वाई करना है, तो ये दोनों जो दिए हैं इनको ऐसे करिए, जब भी कभी दो पद दिए हों, दो पद का जोड़ दिया हो, घटाव दिया हो, तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए, 11 प्लस 5 बटे 2, तो पहला मान आया, और एक बार घटा के 2 से भाग करिए, 11 माइनस 5 बटे 2, 6 आया। दोनों का प्रोडक्ट करिए, 8 3 24 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन बी, चौथा ऑप्शन है। तो अगर आपने इसका सोल्यूशन किया था या कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 24 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग चौथे ऑप्शन में इसका सही सोल्यूशन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, ये भी देखिए, ज्योमेट्री को खूब अच्छे से बढ़िया से पूछा गया है। हालांकि मैंने ज्योमेट्री की क्लास जहाँ जहाँ जिस बैच मिली मैंने इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ाया है। आप देखिए कैसे, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। त्रिभुज ABC है जिसमें D BC का मध्य बिंदु है, BC मतलब दिस लाइन, ये है BC, इसका मध्य बिंदु है D, आगे पढ़िएगा, और E जो है AD का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज ABC मतलब पूरा, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल का 4 गुना है। मैं इसके लिए एक कारण आपको बता दूं, समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले जान लीजिए, अगर कोई त्रिभुज है, उसके किसी शीर्ष बिंदु से, वर्टेक्स से, किसी भुजा को विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली कोई रेखा डाल दे तो मीडियन कहलाती है, माध्यिका। ये क्या कहलाती है, माध्यिका। तो माध्यिका क्या करती है, उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देती है। जैसे अगर इस त्रिभुज का नाम ABC था
और AD माध्यिका थी, मतलब यह इसके बराबर हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मतलब दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलिए क्या, ADC। मतलब एक और चीज हम कह सकते हैं राइट नाउ कि हम इनमें से कुछ भी ले लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब पूरे त्रिभुज का आधा हो जाता है। अगर हमने त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर एक ऐसा बिंदु ड्रॉ किया जिसने उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटा, तो उसने त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर दिया। ये तो अच्छी बात हो गई। अब फिर देखो, एक प्रकार से जैसे मेरे पास 4 रुपए थे, सोचिएगा, मैंने क्या किया, उसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। फिर अगला काम एक और आया कि मैंने 4 रुपए थे मेरे पास, मैंने 2 रुपए बांट दिया। अब आपने क्या किया, उस 2 रुपए का फिर आधा कर दिया। कैसे? इस शीर्ष बिंदु को लिया और इस त्रिभुज में है, विपरीत भुजा A है ना इस त्रिभुज की, इसको भूल ही जाइए। फिर मैंने जाकर के एक ऐसा मध्य बिंदु फिर से डेवलप कर दिया। अब जो हमारा ये त्रिभुज बना BED, बताओ ये क्या होगा? जैसे मैंने कहा ना मेरे पास 4 रुपए थे, मैंने क्या कर दिया, आपको आधा दिया, आपने उस आधे का फिर आधा कर दिया, तो आप मेरे 1/4 हो गए कि नहीं हो गए? यही है इस प्रश्न में। मैंने आपको कहा कि अगर ये त्रिभुज ABC था, ये त्रिभुज ABC था, इसका एक शीर्ष बिंदु A था, इसने अपने विपरीत भुजा पर एक ऐसा लेंथ ड्रॉ किया जिसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। फिर इस शीर्ष बिंदु से इस पर भी एक ऐसी लेंथ आई जिसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। इससे क्या हुआ, जो त्रिभुज बना BED, क्या बना? त्रिभुज BED। यह जो है इस पूरे त्रिभुज जो BED बन रहा है, वह क्या हो रहा भैया, इस पूरे त्रिभुज ABC का 1/4 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? जैसे हमने किसी कंप्लीट को आधा किया, फिर आधे को आधा किया, तो जो आधे का आधा हुआ पूरे का क्या है, 1/4 है कि नहीं? इस लाइन को लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूरे का। सोचना आप लोग, त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का 4 गुना है। एकदम सत्य बोल रहा है। अगर वो 1/4 हमारा हुआ तो हम तो उसके 4 ही गुने हुए ना, तो एकदम सही है। पहला ऑप्शन में एकदम सत्य बोल रहा हूँ। दूसरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कूट के हिसाब से आंसर देना है। त्रिभुज ADC कहाँ दिख रहा है आपको? ADC का क्षेत्रफल BED के क्षेत्रफल का 2 गुना। एकदम सही बोल रहा है। अब आप यही सोचो, मैंने यहां नीचे लिख ही दिया था, अगर सोचिए, चाहे ADC हो, मत सोचिए BD से इसका क्या लेना देना। भैया क्यों नहीं लेना देना? ADC ADB के बराबर ही तो है, दोनों इक्वल ही है। तो चाहे इनसे कनेक्टिविटी दिखाइए चाहे इनके दिखाइए, आपने जाके इसको आधा ही तो किया है। तो निश्चित तौर पर ADC बोलो चाहे ABD बोलो, वो दोगुना तो है ही है BED का, है ना? तो चाहे जैसे मैंने कहा मेरे पास 4 रुपए थे, मैंने आपको आधा दिया, इनको आधा दिया, दो लोग को 2 दिया। आपने क्या किया, अपना आधा आधा बांट दिया किसी को। ये जो बना है इसका भी तो आधा है, समझ रहे हो ना? आप में सोचिए इनसे क्या मतलब हमारा? अरे क्यों नहीं है, कंपेरिजन तो कर ही सकते हैं ना। वही चीज है, ये भी सही है। ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ADC कहां पर है? ADC मतलब पूरा, ये आधा एक तरह से त्रिभुज का। BED क्षेत्रफल का, नहीं ये गलत है भाई, डबल है, 4 गुना नहीं, गलत है। ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल BED के क्षेत्रफल नहीं, 2 गुना क्यों, हम तो 4 गुना जब बता ही चुके हैं आपको। तो उत्तर में पहला और दूसरा होगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। अगर चौथा आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन है आपका, एकदम करेक्ट है। बढ़िया से लगाइए, समझिए, और उत्तर हमें जरूर कंफर्म करिएगा कि आपको समझ बातें आएगी नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, साधारण ब्याज का ऐसा प्रश्न है, साधारण ब्याज पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है? साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान होता है। एक ब्याज की दर होती है, एक मूलधन होता है, समय होता है। हर साल अगर एक ब्याज कोई सर्टेन आपने काउंट कर लिया तो प्रतिवर्ष वही ब्याज कंटिन्यूड फॉर्म में बढ़ता रहता है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो जाती है। वह धनराशि बहुत आसान है। जैसे हमने एक धन लिया प्रिंसिपल और कहा कि यह पैसा साधारण ब्याज के हिसाब से, अगर यही चक्रवृद्धि होता थोड़ा सा टेंशन होती, बट साधारण है तो बहुत अच्छी बात है। 5 वर्ष बाद यह मेरा पैसा कितना हो गया भैया? 1350। और यही पैसा अगर हमने 8 साल तक के लिए निवेश कर रखा, यह पैसा कितना हो गया? 1620। 5 साल तक के बाद मेरा पैसा 1350 हो गया, जबकि 8 साल बाद मेरा पैसा कितना हो गया बताइए? 1620 हो गया। अब आप एक बात बताइए, एक बात, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 3 साल का। इन पैसों में कितने का अंतर है? बोलिए, इन पैसों में 3 साल में
1620 से 1350 निकालिए, 12 से 5 7 होता है और 5 से 3 270। ये कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। ये 3 साल का ब्याज है ना, 3 साल में 270। और साधारण ब्याज प्रतिवर्ष नोट कर लीजिए यहीं पर कहीं कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है, समान रहता है। ठीक है, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। तो 3 साल में आपको कितने का ब्याज मिला? 270 का। 1 साल में कितने मिलेगा? 90 का। ये जो आप आए हो वो कितने साल में आए हो? 5 साल में। तो 5 साल का ब्याज बताएं 450। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपका प्रिंसिपल था उसमें 5 साल का ब्याज 450 जब जुड़ा होगा तभी तो 1350 हुआ होगा। सही है ना? इस प्रिंसिपल का मान बताइए भैया, काट दो, सब घटा दो, काटना क्या है 13 से 4 क्या होता है? 900। अर्थात मेरे पास वह धन कितना था? 900, जिसका मैंने निवेश किया था। मैं यहाँ पर ब्याज दर भी आपको बता सकता हूँ क्योंकि ब्याज दर भी पूछा जा सकता है। आई होप सबको समझ में आया। एक बार जरूर क्लियर कर दीजिएगा आप लोग कमेंट से, ठीक है, ये जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन, 3 पासकों, पासक मतलब 4 पासकों, पासक मतलब पासा, डाइस जिसको कहते हैं हम लोग, डाइस को एक साथ उछाला जाता है। एक साथ मतलब ऐसे लेकर के मैंने उछाला, आपने उछाला, आपने उछाला, 4 लोगों ने उछाला। एक डाइस जब उछाला जाता है तो उसमें कुल 6 आउटकम्स आते हैं, आ सकते हैं। 6 आउटकम्स आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। कितने आउटकम्स आ सकते हैं बोलिए? 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। कोई भी उछालेगा, आप उछालो तब भी 6 आएगा, अगला उछाले तो भी 6 आएगा, अगला उछाले तो भी 6 आएगा। 6 का मतलब 6 टाइम्स की चीजें आ सकती हैं। ऐसे में अगर हमसे कोई कहे कि टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स, तो मैं आपको बता दूं 6 की पावर 4 आ सकता है। जैसे मेरे में 1 आए तो आप में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 मतलब आपके 6 आ सकते हैं, अगले के भी 6, अगले के भी 6 आ सकते हैं। तो मेरे 6 के साथ 6 गुणे 6 गुणे 6 की संभावना है। तो मेरे 6 के साथ मतलब सभी की संभावना है, मतलब 6 की पावर 4 की हो गई। मैंने कहा 4 पासे को एक साथ जब फेंका गया तो कितने तरीके से इन्हें फेंका जाए जिससे सभी पासों का कुल भोग नहीं भाई योग, हाई कोर्ट वालों ध्यान से लिखिए, 23 हो जाए। 23 कब होगा पता है? जैसे देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक कंडीशन बन रही जब 23 होगा, 6 हो, 6 हो, 6 हो, 5 हो, 6 6 18 5 23। समझ रहे हैं? मतलब इन चारों की स्थिति कुछ ऐसी हो तो जाकर के जोड़ 23 होगा। जोड़ कर देख लीजिए आप लोग, यही कंडीशंस बनेगी। मतलब एक तरह से इनके कंप्लीट आउटकम्स। अब देखिए इसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब इसको रिवर्स करें तो कभी 5 पहले फिर 6, मतलब जैसे 6 6 5 6 5 लिखा है तो 6 5 6 6 हो सकता है, 5 6 6 6 हो सकता है। ऐसे मतलब कितने हो सकते हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ पर जितने हैं टर्म, कितने हैं? 4 लिखें, 4 का फैक्टोरियल, क्रमगुणी जिसे कहते हैं। बट उसमें पता है कि 6 तो रिजर्व है, 6 तो रिजर्व है, कितनी बार? 3 बार। लिखिए डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल। तो 6 4 किसी का फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 4 का करना है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 4 गुणे मैं इसको 3 का फैक्टोरियल कर सकता हूँ। नीचे 3 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा टॉपिक को लेकर के कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? मतलब इन्हें फेंका जाए, कितने तरीके से इन्हें फेंका जाए, इतनी इनकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं कि सभी पासकों का योग 3 हो जाए। इसके लिए कुल 4 तरीके हैं। कितने हैं? 4 तरीके। रिवर्स रिवर्स इधर उधर करके आप सेट करिए तो कुल 4 तरीके बनेंगे जिससे कि हम सारी पॉसिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए बड़ा पेट क्वेश्चन होता है लेकिन कंफ्यूजन होता है फिर भी लोगों को। 0.22 0.22 0.22 मतलब क्या लिख सकते हैं बोलिए? 0.22 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना? यस। 0.02 0.02 0.02 क्या लिख सकते हैं बोलिए? 0.02 का होल क्यूब। क्या साइन लगी बीच में? माइनस। ये देखिए 0.22 0.22 मतलब ए स्क्वायर। अगर सोचा जाए जैसे यहाँ पर क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे अगर सोचो तो हम क्या लिख रहे हैं? ए क्यूब। यहाँ क्या लिख रहे हैं? बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ क्या है? ए वर्ग। ऐसे सोचिए तो यहाँ पर कितना है? बी वर्ग, और यहाँ पर कितना है? ए बी। मैं आपको बता दूं इसका पैटर्न क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका ए माइनस बी हो जाता है। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जरूरत पड़ने पर उसको भी समझ रही है,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी पूछा जा सकता है, ए प्लस बी हो जाता है, करेक्ट है। आइए समझिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ए माइनस बी, सीधा सीधा ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 0.22 और बी की वैल्यू है 0.02, घटाइए, खत्म हो गया 2, 0.20 देखिए थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। थर्ड ऑप्शन उतारिए, एकदम सही आंसर आपके सामने है, क्लियर है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, तैयार करिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इसको देख रहे हैं बोर्ड पर, क्या लिखा है देखिए, ए प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 है और इधर b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 है। देखिए हमसे क्या पूछा, ABC का मान बताइए। मैं आपको बताऊं, अगर सही सेट नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे इसका सोल्यूशन, ऐसे जूझते रहेंगे, इधर उधर में टेंशन रहेगी। देखिए हम लोग को ABC फाइंड करना था, तीनों को मर्ज भी करना है, लेकिन हम मिला तभी पाएंगे जब कुछ इक्वेट करेंगे। वैल्यू पुटिंग एक तरीका हो सकता था, बट उससे कुछ भी नहीं पॉसिबल, मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। अगर आप थोड़ा सोचें, जैसे अगर मेरे दिमाग में चल रहा हो कि हम चलो क्या करते हैं, ए और बी का मान ऐसा कुछ सेट करें कि 1 हो जाए। जैसे आपके दिमाग में भी आ सकती है बातें कि हम अगर बी का मान चलो -1 ले लेते हैं और ए का मान 2 ले लेते हैं। जैसे अगर ट्राई करिए, देखिए ए का मान अगर आपने 2 ले लिया, बी का मान -1 ले लिया, तो 2 से चलो 1 घट करके भाई ये -1 होगा, 1 हो जाएगा। बी का मान आपने कितना लिया है, -1, और 1/c बराबर अगर आपके पास 1 है तो उधर चला जाएगा, तो 1/c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक तरह से c बराबर 1/2 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लेकर चलते हैं और सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ABC करते हैं, a की जगह आपने 2 लिखा है, b की जगह आपने -1 लिखा है और c की जगह 1/2 लिखा है। अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आया बोलिए, -1। इसका प्रोडक्ट किया, -1 आए, इस तरह से एक ऑप्शन पुटिंग पर जा सकते हैं। क्यों, सब हो तो गया यार आराम से, कोई दिक्कत आई नहीं। मेरी बात सुनिए, कैसे सोचा मैंने, अगर इस तरह से जाएंगे तो भी उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक प्लानिंग में बताता हूँ आपको, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं इसमें। जैसे सबसे पहले मुझे चल रहा है कि a बराबर अगर मैं लिखूँ 1 - 1/b, तो a बराबर कितना हो जाएगा, b - 1/b, करेक्ट है। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, अगर मैं इसको लिख दूँ ab बराबर b - 1, लिख सकता हूँ ना, या मैं लिख दूँ ab + 1 बराबर b, लिख सकता हूँ। हाँ, थोड़ा इधर चले आइए इसके साथ, b बराबर, दरअसल b को इक्वेट करना चाहता हूँ ना, और b को ऐसा इक्वेट करना चाहता हूँ कि ABC इन्वॉल्व हो जाए। 1 - 1/c, अब खुद बताना कि आप कौन सा मेथड सही था, ठीक है। चलो b बराबर क्या हो जाएगा, c - 1/c, c - 1/c। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ b का मान कितना है, इतना है, और यहाँ b का मान कितना है, इतना है, तो हम बराबर तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, आप खुद ही कंफर्म कर लीजिए। अगर हम जैसे b को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो इक्वल करने के लिए देखिए क्या करना है भाई, दोनों b इक्वल है तो हम लिखते हैं ab + 1 बराबर c - 1/c। थोड़ा क्रॉस करिए मल्टीप्लीकेशन, ABC होगा प्लस c होगा बराबर c - 1। देखिए c से खत्म, ABC इज इक्वल टू -1 है। आ तो गया आंसर, मतलब सेंस काम करा तो उत्तर आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतर ये है जो मैंने अभी आपको बताया था पहले ही। मैंने सोचा कि इसको कैसे 1 बनाया जाए। देखिए कैसे, मैंने इसका मान 2 माना, 2 में क्या कर दूं कि 1 हो जाए, 2 से अगर 1 घटा दूं तो 1 हो जाए। अब घटने की स्थिति तो है नहीं, यहाँ से -1 अगर मैं इसको पुट कर दूं तो 1/-1 -1 होगा, 2 से 1 घटेगा 1 हो जाएगा। b + 1/c, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भाई, आपके पास b का मान कितना आ चुका है, -1। इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 2 होगा, -1 जाकर उधर होगा तो c इज इक्वल टू 1/2 होगा। अब आपने ABC का प्रोडक्ट कर दिया, a का मान 2 लिखा था, b का मान -1 लिखा था और c का मान 1/2, दोनों कैंसिल, देखिए -1 आया कि नहीं आया। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग देख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया शानदार रेशियो का सवाल है, और मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि रेशियो कंपोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं 2-3 पद के लिए पढ़ते हैं, और इसमें A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है, D/E दिया है, A + B - C + D डिवाइड बाई A + B + C - D + E। अब इतना पूछा तो है, बट पॉसिबल है, तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि वैल्यू ना आ जाए। इसके लिए मैंने लिखा A, B, C, D, E। मैं आपको इसका सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ कि कैसे इनको सेट करना है, कैसे इनका उपयोग करना है। रखिए, AB 2:1 लिख दिया, BC 1:3 ऐसे लिखते जैसे मैं लिख रहा हूँ, CD 2:3 और DE, ध्यान देना DE 1:2। इसको कैसे बराबर किया जाता है, अब अगर हम उतारने लगे, इधर उधर देखने लगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे लिखूंगा
2 है, 1 है, 1 1 1 करो, 1 3 है ना, इधर 1 इधर 3 करो, जैसे भर दीजिए बस। 2 3 है ना, इधर 3 करो, 2 है 2 करो 2 करो, 2 1 है 1 करो 1 करो 1 करो, ठीक, आपस में गुणा, 2 दूना 4, भाई 1 से करने का कोई अर्थ नहीं, 1 दूना 2, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूना 18, यही रेशियो बनेगा सबके बीच। आप चेक कर लीजिए, यही बन भी रहा होगा, 4 2 6 9 18, यही अनुपात है। अब सुनिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, जैसे है ए की जगह कितना रखे, देखिए कितना है, ए का मान हमने 4 माना है, 4 प्लस बी का मतलब 2, माइनस सी का मतलब 6, प्लस ई का मतलब कितना है, ए बी सी डी 18, नीचे जाइए, बी की जगह लिखिए 2, सी की जगह लिखिए 6, सी की जगह 6, माइनस डी की जगह माइनस 9, और ई की जगह 18। देखिए हमने किया 4 2 6 खत्म, ऊपर 18, ऊपर 18 है, ठीक है, ऊपर 18 ही है ना, हाँ ठीक है। इधर देखिए 18 से 9 9, 9 6 15 2 17, नीचे लिखिए 17, 18/17 पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है 18/17। बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे प्रश्नों पर भी अपना कमांड बनाइए, समझिए चीज़ों को। अगले प्रश्न पर आता हूं, दो संख्याओं का लासा एलसीएम दिया है 495 और उनका मासा एचसीएफ दिया है 5। दो संख्याओं में से यदि दो संख्याओं में 10 का अंतर हो, उनमें डिफरेंस है 10 का, तो वे दोनों संख्याएं क्या हैं? ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन इसके पहले जान लीजिए, अगर दो संख्याएं हैं, एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, एचसीएफ एक संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी। वह दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, उनके लासा को भी डिवाइड करेगी, उनके योग को भी डिवाइड करेगी, उनके अंतर को भी डिवाइड करेगी। इसलिए कहा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 10, इसका मतलब मासा अंतर को भी डिवाइड कर रही होगी। 10 को कर रही ना, हाँ कर रही है, संख्याओं को तो करेगी करिए और सब में कर रही है। एलसीएम सोचना है, एचसीएफ सोचना है। पहली चीज तो डिफरेंस देखिए, 40-55 का डिफरेंस भैया 15 होता है, पहला ही खत्म है। अंतर कितना हो 10 का। 55-45 का डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है, इसको डाउट में रखिए। 40-50 का डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए इसका एलसीएम क्या हो, एचसीएफ क्या होगा। पता चला कि इसका एचसीएफ 10 होगा। एचसीएफ का मतलब होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक को काट सके। 5 के पहले 10 भी काट सकता है, 10 चौके 40, 10 पचे 50, ये भी पॉसिबल नहीं, खत्म करिए। 45-50 का डिफरेंस ही 5 का होता है, तो एकदम ओरल क्वेश्चन बन गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, किसका किसका बोलिए, 45 और 55 का अंतर कितना है 10 का, और अंतर 10 का है। और साथ साथ अगर इसका एलसीएम सोचिए, एचसीएफ तो दिया ही है 5 है, बहुत अच्छी बात और है भी। और बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम यहाँ पर अब जब एक ही ऑप्शन प्रियोरिटी दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एलसीएम वह संख्या होगी जो प्रत्येक से कटेगी, मतलब 45 से और 55 से। 5 से तो कट ही रही है, एक और डाउट है 9 से, चेक करिए, 9 4 13 5 18, 9 से कट रहा है। एक डाउट और है 11 से, 5 4 9, 9 में से 9 का अंतर 9 से कट रहा है, मतलब श्योर है कि इसका एलसीएम कितना होगा 495, इसलिए इसका सही उत्तर भी आप सेकेंड ऑप्शन होगा। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं इन पर कुछ टॉपिक मेंशन कर रहा हूं, आप लोग कमेंट्स करिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। जैसे एक रिकरिंग जिसे आप लोग आवर्ती दशमलव कहेंगे, आवर्ती दशमलव, इस पर एक वीडियो हम देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। दूसरी तरफ हम आपको कुछ जो है, अभी जैसे अगर हम अरिथमेटिक की तरफ चलें तो आवर्ती है और एसआई वाला सेक्शन है, अलजेब्रा वाला जो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया तो उसकी बात अगर कर ले, और साथ साथ जैसे अभी पीछे वाले प्रश्न में हमने एलसीएम एचसीएफ की बात करी है, एलसीएम की, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम एडवांस वाले सेक्शंस में लाइन एंड एंगल, जो पैलिज्म का कॉन्सेप्ट है, और साथ साथ जो है ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, अगला वीडियो फिर आपको मिल जाएगा और उस पर भी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। मेरे मनोबल के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम आपकी इन तैयारियों में अपना सब कुछ, अपनी जो भी पॉसिबिलिटी बनती है, हम पूरे मनोबल से आपके साथ लगने चल रहे हैं। आप सभी लोग अपने जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशंस है, अपने कमेंट से हमें ज़रूर दें, जिससे कि एक कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।